हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम हीट एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कुछ बेसिक टर्मोलॉजी। सबसे पहला हमारा पार्ट था इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने देखा था। उसके बाद हमने शुरुआत कर दी थी लेटेंट हीट के साथ। ठीक है, लेटेंट हीट हमने देखा था। लेटेंट हीट क्या था? हिडन हीट कहते हैं। ठीक है, हिडन हीट का काम क्या होता है? हिडन हीट का काम होता है, मतलब लेटेंट हीट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट चेंज करना, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। मतलब क्या होगा? आइस को कन्वर्ट करेगा वाटर में, वाटर को कन्वर्ट करेगा वाटर वेपर में। कंडीशन अप्लाइड। वहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है। लेटेंट हीट में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेट चेंज होता है। ये चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हमने स्टेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, लेटेंट हीट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चीज़ें क्लियर है। फिर ऐसे दो पॉइंट थे जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा था, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। तो सॉलिड टू लिक्विड था, उसे उस पर्टिकुलर वहाँ पे जो हीट थी उस हीट का नाम क्या था? एक स्पेशल नेम दे दिए थे टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर। दोनों हीट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट वाज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब वाटर से वाटर वेपर होता है तो आपको पता ही होगा क्या होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चीज़ें क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी देखी थी, दैट इज आइस का। आइस की प्रॉपर्टी क्या देखी थी? रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होता है ड्यू टू प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर आप रिमूव कर देते हो वो वाटर फिर से कन्वर्ट हो जाता है आइस में। ठीक है, कल हमने देखा था। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था ये थोड़ा नोटिस करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन प्रोसेस देखा था हमने, फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। कुछ इस तरीके से ग्लास स्लैब थी। ठीक है, अब ग्लास स्लैब पे क्या हो रहा था? ग्लास स्लैब पे हमने एक थ्रेड रख दिया। ठीक है, एक थ्रेड रख दिया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कैरी कर रहा है और इस तरफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कैरी कर रहा है। ठीक है, वेट। अब ड्यू टू वेट क्या था? जैसे ही वेट आएगा तो ये क्या करेगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर आइस स्लैब पे। अब जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा तो रेगुलेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा? रेगुलेशन होगा। ये प्रोसेस क्या कहती है? ये फिनोमिनन क्या कहता है? ऐसा फिनोमिनन जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो ड्यू टू प्रेशर ये इसको काटते हुए अंदर चले जाएगा एक्सक्यूज, काटते हुए अंदर चले जाएगा। अब जैसे ही वो अंदर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर का जो आइस पोर्शन है, ये आइस पोर्शन, ऊपर का जो आइस पोर्शन ये मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर और कन्वर्ट हो जाएगा आइस वाटर में। मतलब क्या हुआ? पहले आइस था, ड्यू टू प्रेशर वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ? वो वाटर का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन है। रेगुलेशन में सर वापस आइस कैसे बना? क्योंकि आइस में क्या हुआ था? फोर्स की वजह से प्रेशर अप्लाई हुआ था, पर वहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ था। टेम्परेचर फिर से जीरो था और 0 डिग्री सेल्सियस जैसे उससे प्रेशर रिमूव हो गया वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप ये घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास अगर एक आइस क्यूब बनाइए, बड़ा सा आइस स्लैब बनाइए, एक कंटेनर में रख के आइस स्लैब बनाइए, उस पर आप थ्रेड से थोड़ी देर से पकड़ के रखिए, जैसे ही वो एंटर करेगा छोड़ दो, ऊपर वो थ्रेड आपके आइस स्लैब में चल जाएगा। या फिर घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलेशन प्रोसेस। ये चीज़ें क्लियर है? इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं रेगुलेशन फिनोमिनन या फिर रेगुलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पढ़ा था, दैट वाज एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या पढ़ा था? एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ है ना, यही था। हाँ, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा था। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है? ये कहता है सर सभी जो मैटर्स होते हैं, सभी लिक्विड, अगर हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, सभी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं? टेम्परेचर से डिक्रीज कर देते हैं, तो ये लिक्विड क्या करते हैं? ये लिक्विड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सभी लिक्विड का प्रॉपर्टी है। पर अगर सर स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कि वाटर, एक स्पेशल केस है वाटर। अब वाटर का बिहेवियर कुछ अलग तरीके से होता है। अगर हम वाटर के बारे में बात करें, लिक्विड में सभी लिक्विड आते हैं। ठीक है, अगर वाटर का हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं सर, एक सर्टन हाइट तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक सर्टन टेम्परेचर, हाइट नहीं सॉरी, सर्टन टेम्परेचर तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही वो आप टेम्परेचर क्रॉस कर देते हो, ये फिर से एक्सपांड करना शुरू कर देता है, फिर से एक्सपांड करता है, एक्सपांड। और ये टेम्परेचर कौन सा होता है? ये टेम्परेचर जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रॉम टेम्परेचर टिल 4 डिग्री सेल्सियस। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस का, तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस ये एक्सपांड होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सपांड होता है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये होता है वाटर। तो एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इसका एडवांटेज क्या है? अब हम एडवांटेज देखते हैं। सर इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज आपको कोल्ड कंट्रीज में देखने मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर डाउन होता है। जैसे कि एक लेक है, ठीक है, ये हमारी एक लेक है।
अब लेक में क्या होगा, लेक में आपको फिशेस होगी, कुछ वाटर एक्वेटिक एनिमल्स देखने मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन में इतना ज़्यादा, अगर हम एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पे टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन जीरो। आपने माइनस में से -10, -20, -30, ठीक है, इस तरीके से आपने टेम्परेचर सुना होगा। अब सर माइनस इतना ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता है तो सर ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता? अगर ये आइस में अगर कन्वर्ट होगा तो इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो तो हर साल मर जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होगा, आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन में एक्वेटिक एनिमल्स तो सफर रह ही नहीं पाएंगे। पर ड्यू टू दिस बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये वाटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है वाटर की कि वो बहुत ही ज़्यादा सेफगार्ड रखता है बाकी वाटर को। अब समझते हैं कैसे। अब देखो क्या हुआ है, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट है। अब हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, विंटर आ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर चले गया -10 डिग्री सेल्सियस या फिर सो ऑन। इस तरीके से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होने पे अब क्या होगा, जैसे ही डिक्रीज होगा हमें पता है जैसे ही 0 डिग्री आएगा तो क्या होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, जैसे ही एनवायरनमेंट का कम हो गया तो जो अपर सरफेस था, अपर लेयर ऑफ वाटर, सबसे पहले अपर लेयर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट किसको एक्सपोज है, अपर लेयर ऑफ वाटर को। तो ये जो वाटर है ये क्या हो गया, कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ड्यू टू क्या हुआ, टेम्परेचर, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, हम बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, दिस इज आइस, आइस का लेयर, ठीक है, आइस लेयर। अब आइस जब होता है, आइस कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब क्या हुआ है, उसने क्या किया है, 4 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लिया, टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चीज़ें एक्सपांड हो गई है, जो आइस बना है वो एक्सपांड होके बना है। मतलब क्या था, एक थिन लेयर ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट होता है पर वो एक्सपांड होके बिग मोटी सी लेयर बन चुकी है, बहुत मोटी। तो ये जो लेयर है, दिस आइस वर्क एज एन ब्लैंकेट, दिस आइस वर्क एज एन ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट क्या करता है, ब्लैंकेट आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर से प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा विंटर में जब आप ब्लैंकेट रजाई ओढ़ लेते हो, ब्लैंकेट या फिर रजाई ओढ़ लेते हो, तो आपने देखा होगा कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, मतलब जो ठंड है आपके एनवायरनमेंट में, वो आपको महसूस नहीं होती। इनसाइड ब्लैंकेट आपको ठंड वो आने नहीं देता है, रोक लेता है। तो अब क्या करेगा, ये जो आइस स्लैब है, ये जो ब्लैंकेट के जैसे बिहेव करेगा, ब्लैंकेट के जैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा, अब जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस से कम चले गया क्योंकि आइस बन गया। अब जो -10 डिग्री सेल्सियस में चले गया, ये -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये -10 डिग्री सेल्सियस अब जब अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर वाटर को, तो ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो ही नहीं पा रहा है। जो इनसाइड जो वाटर है, ये जो अंदर का जो वाटर है, इस पर असर ही नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर और बीच में एक ब्लैंकेट हो गया, किसकी वजह से, आइस की वजह से, और थिन लेयर बन गया था पर वो एक्सपांड हो गया, ठीक है, मोटा सा हो गया। तो डाउनवर्ड जो अंदर जो लेक के अंदर वाटर था वो फ्रीज ही नहीं हो पाया। मतलब यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स कौन होगा, फिश होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है ये सेफली यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सेफली रह सकते हैं। अच्छी फिश दिख रही है, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ख़राब है हल्की सी, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे फिश, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे फिश को। तो बहुत सारी फिश सब इतनी सारी फिशेस नहीं बनाते, इतनी फिश, ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, अब ये एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, किसके वजह से, जस्ट बिकॉज द फिनोमिनन, या फिर हम कह सकते हैं एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है, सर जो वाटर का जो लेयर है जो आइस में कन्वर्ट हो चुका है वो एक्सपांड हो गया।
मतलब थिन लेयर हो गई पर वो एक्सपांड होकर मोटा सा बन गया सर, एक मोटी सी लेयर बन चुकी है। इसके वजह से सर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो -10 डिग्री चल रहा है वो इस अंदर वाली वाटर पे इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंकेट बन चुका है। आइस कैसा करेगा, ब्लैंकेट के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब ब्लैंकेट के जैसे बिहेव करेगा तो जो कोल्ड एनर्जी है वो अंदर जा ही नहीं पाएगी, अगर नहीं गई तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। और हमें पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में आपने एक एनर्जी पैटर्न पढ़ा होगा, जियोथर्मल एनर्जी, हाँ है ना, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा है। जियोथर्मल क्या होता है, हमारे ग्राउंड के अंदर हीट प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोर से मैग्मा लावा होता है तो हीट प्रेजेंट, तो यहाँ से क्या आती है, यहाँ से कंप्लीटली हीट एनर्जी आती है, सरफेस से यहाँ पे हीट एनर्जी आती है, ये सब हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी क्या करता है, ये पर्टिकुलर वाटर को हमेशा वार्म रखता है, और इन कोल्ड कंट्रीज आपको ये पर्टिकुलर जो लेक है इसको जमने नहीं देता, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल्स बहुत इजीली सस्टेन कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। आपने नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा या फिर बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, एक लेक होता है जो कंप्लीटली जम जाता है, और इसमें कोई वॉक करता है, फिर हैवी वेट आता है तो वो तोड़ के अंदर देखो डूब जाता है, मतलब अंदर पानी होता है और ऊपर कंप्लीटली आइस होता है। ऐसे ही हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, दैट इज़ जम्मू कश्मीर, ठीक है, जहाँ पे अपने लेह लद्दाख कश्मीर की जो लेक होती है, कश्मीर के लेक में भी यही होता है, ठीक है। जो अपर लेयर है वो कंप्लीटली फ्रीज आउट हो जाती है इन विंटर्स, और जो इनर वाटर होता है जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करती है वो प्लेस कभी भी फ्रीज आउट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये फिश पूरे विंटर में एक ही जगह रुकती, समर में आइस फिर से मेल्ट होती, फिर फिश मूव करना चाहेगा, स्टैच्यू हो जाता है ना। ये बहुत ही अजीब सा एक फिनोमिनन आपको देखने मिलता। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है, और बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है हमारी एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। तो देखिए वाटर का कितना ज़्यादा एक एडवांटेज पर्पस है, ठीक है, मतलब जो भी बिहेवियर है उस तरीके से आपको पता चलता है। चीज़ें क्लियर है? ओके, ये था एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट अफेक्ट इन विंटर, तो आप बता सकते हो ये रीज़न, बहुत ही अच्छे टेक्निकल टर्म में आप एक्सप्लेन करोगे कि ड्यू टू एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर द अपर लेयर ऑफ वाटर गेट फ्रीज एंड एक्सपांड एज द टेम्परेचर गोज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। एज द टेम्परेचर गोज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर एक्सपांड, और एक्सपांड होने की वजह से क्या होता है, दिस वर्क एज एन थिक ब्लैंकेट विच प्रोटेक्ट द रिमेनिंग वाटर ऑफ द लेक फ्रॉम द एटमॉस्फियर, दैट इज टू गेट वेल द कोल्ड एटमॉस्फियर टू गेट कॉन्टैक्ट विद द इनर वन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इनर वाटर है वो अफेक्ट नहीं होता और ना ही फ्रीज होता है, ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ कैन ईजीली सस्टेन इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, इन पर्टिकुलर कोल्ड एनवायरनमेंट। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना? ओके, चलो तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का थ्योरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसी वाटर, अब हमने एनामलस पढ़ लिया, अब हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सर जो एनवायरनमेंट में हम एक्चुअली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ड्यू, ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, ठीक है। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आपने ये बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ड्यू। ड्यू पॉइंट आपने बहुत कम सुना होगा, पर ह्यूमिडिटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। ह्यूमिडिटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ह्यूमिडिटी को हम सिंपल से कह सकते हैं वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर, या फिर एयर कह सकते हैं, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर और एयर में कितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है उसका हम कह सकते हैं उसे ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा इंडिया पर्टिकुलर हमारा कोस्टल रीजन, ठीक है, ये हमारा कोस्टल रीजन बनता है, दिस इज आवर कोस्टल रीजन विच इज़ कम्प्लीटली सिचुएटेड, ठीक है, ये हमारा कोस्टल रीजन है। ये कोस्टल रीजन कैसे, ओशन के पास में, तो यहाँ पे जो स्टेट बिलोंग करते हैं, ये जो रीजन होता है, ये स्टेट जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये स्टेट में क्या होता है, ये स्टेट में आपको यहाँ पे ओशन का कॉन्टैक्ट देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस रीजन में आपका जो ह्यूमिड रहेगा, इस रीजन का जो ये होता है क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेट इज लाइक ह्यूमिड इन नेचर, ठीक है, ह्यूमिड इन नेचर होता है। ह्यूमिड मतलब कहता है जो वाटर कंटेंट होता है इनके एटमॉस्फेयर में, जो कोस्टल रीजन का जो एरिया होता है वहाँ पे वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं
एक ह्यूमिड है, ठीक है। तो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर प्रेजेंट, या फिर हम इसे अलग तरीके से कह सकते हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच water vapor the air can contain. If the amount exceeds this limit, the excess vapor converts into droplet. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. The amount of vapor needed to saturate air depends on the temperature of the air. For example, अब हम कहेंगे सैचुरेट। अब देखो क्या होता है, एयर अगर हम पर्टिकुलर एक रीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये एक हमने एरिया कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये है एयर पार्टिकल्स। अब क्या होगा, जो वाटर इवेपोरेट होके आएगा, वाटर क्या करेगा, जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ये वाटर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। अब वाटर जैसे ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, अब एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे कंप्लीटली जो एरिया है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। अब इसमें अगर वाटर पार्टिकल आना चाहता है, अगर अब वाटर पार्टिकल आना चाहता है तो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं है, प्लेस ही नहीं है। तो एक कंडीशन है कि जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो कंप्लीटली जब ये फिल्ड हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन को हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन मतलब क्या है, जहाँ पे अब वाटर पार्टिकल्स फिर से ऐड नहीं हो सकता है, जहाँ पे स्पेस ही नहीं है वाटर पार्टिकल्स के लिए, वो कंप्लीटली फिल्डअप हो चुका है, ऐसे सिचुएशन को हम सैचुरेटेड पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, अगर हम मान लेते हैं टेम्परेचर है 49 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे 49 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम इन ड्रायर है, ठीक है। अगर 20 कर देंगे तो 14.7, मतलब टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो आप वाटर कंटेंट क्या होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। चीज़ें क्लियर है? ओके। सपोज सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर के बारे में बात करते हैं। सपोज unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, the temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor, this temperature is known as dew point. अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखें, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन है। अब हम अनसैचुरेटेड कंडीशन की बात करते हैं। एक एयर है, एयर स्पेस है, ठीक है, एयर स्पेस है, इस एयर स्पेस का कुछ एक टेम्परेचर है, कंसीडर T डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, इस एयर स्पेस का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या हो गया, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो ये अनसैचुरेटेड, यहाँ पे अनसैचुरेटेड थी, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये सैचुरेटेड स्टेट में आ गई। कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा या फिर एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे टेम्परेचर कम करें, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस तो मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स अभी भी आ सकते हैं, पर हमने क्या किया, वाटर पार्टिकल्स ऐड ना करते, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, अब वाटर वेपर इसमें जितने प्रेजेंट है पहले से वो फुलफिल्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड स्टेट में चले गया। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेस, एयर स्पेस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पर्टिकुलर पोजीशन में चली जाएगी। तो इसी पार्ट को, इसी पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने कंसीडर किया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए कंसीडर किया, ऐसा नहीं है कि 40 और 20 होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके। अब हम एक चीज़ को समझते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हम रिलेटिव चीज़ के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब भी आप ह्यूमिडिटी रिलेटिव के वर्ड के बारे में बात सुनोगे तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। इसका मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटी, बिटवीन सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा कैसा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज यूनिटलेस। जैसे केजी, मीटर। अब जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करोगे तो यूनिट रहेगा क्या, यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं तो जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर एट द गिवन वॉल्यूम, एक्चुअल मास of water vapor contained in the given air, ये मिटा देते हैं स्पेस, ये चीज़ें क्लियर है। contained in a given air, चीज़ें क्लियर है। गिवन in the air in a given volume, in the air, sorry, in air in a given volume upon क्या आएगा, mass of vapor needed to make the air saturated, mass of vapor needed to make it saturated, ये बनेगा इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कितना ज़्यादा, कितना एक्चुअल में प्रेजेंट है और कितने की ज़रूरत है, ये आपको एक रिलेटिव बताएगा। अगर आपको ये चीज़ परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। आपने सुना होगा 70% ह्यूमिडिटी, आपने कुछ वेदर फोरकास्ट में पढ़ा होगा 70% ह्यूमिडिटी, आज का टेम्परेचर है 70% ह्यूमिडिटी, 50% ह्यूमिडिटी इज 20%, तो कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से निकालते हैं कि एक्चुअली कितना मास प्रेजेंट है वाटर वेपर का एयर में एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में, निकाल लीजिए। ऐसे मतलब कंसीडर एक क्यूब है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, 5 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है। अब इसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है, कुछ वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है, ये वाटर पार्टिकल्स ग्रीन वाले, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब पर ये अनसैचुरेटेड कंडीशन है, कंडीशन कैसे अनसैचुरेटेड, तब हमें पता है मास ऑफ वेपर कितना रिक्वायर्ड है। अगर हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंडीशन में जो मास ऑफ वेपर है, अनसैचुरेटेड कंडीशन में मास ऑफ वेपर इज गिवन एज 2 kg गिवन है, अनसैचुरेटेड है, पर हमें पता है कि जैसे ही ये 2.8 या 2.9 kg हो जाएगा या फिर 3 kg हो जाएगा तो ये सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगा। तो सैचुरेट के लिए आपको और मास का लगेगा, और मास पड़ेगा, और मास ऑफ वेपर्स। अगर सैचुरेटेड कंडीशन में डालना है हमें, सैचुरेटेड कंडीशन में, तो मास कितना रिक्वायर्ड है, कंसिडर करें 0.8 kg आपको रिक्वायर्ड है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 2/0.8, ठीक है, परसेंट में चाहिए इंटू 100 कर दो, तो आपको जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी दैट विल बी इन परसेंटेज। कितना बचेगा, 2 × 4 बचेगा, 2.5%, 2.5% ही इसकी ह्यूमिडिटी है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, हाँ है ना। 2.5% मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके तो परसेंट में हो जाएगा, कर लो आप कैलकुलेशन। इसी को कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो ओके, थैंक यू।